हाँ जी। तो अगला चैप्टर जो है हमारा जी हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है जी। यहाँ पे आप H2O पढ़ोगे, H2O2 पढ़ोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन इजी सा चैप्टर है, क्वेश्चन डेफिनेट मिल जाता है आपको। ठीक है जी। चलो, सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना पड़ेगा, ध्यान में क्या रखना पड़ेगा, जो जो बातें ध्यान में रखने वाली वो हम देख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स है। यूनिवर्स में मोस्ट अबंडेंट है, अर्थ पे नहीं। दोनों क्वेश्चनों में फ़र्क है। अर्थ के बट अर्थ में कौन सा अबंडेंट है वो अलग क्वेश्चन है, और यूनिवर्स में कौन सा अबंडेंट है वो अलग क्वेश्चन है। यूनिवर्स में कौन सा एलिमेंट अबंडेंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, वो हाइड्रोजन है। अर्थ क्रस्ट में 10th मोस्ट अबंडेंट है, 10th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है जी। ऐसा क्यों होता है कि यूनिवर्स में तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट है और अर्थ के ऊपर बहुत कम अबंडेंट है? क्यों बहुत? कहता जी इसका वेट बहुत कम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वेट बहुत लेस है इसका। ठीक है जी। तो इसको अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल कस के नहीं पकड़ पाती, एस्केप कर जाता है। ठीक है जी। तो ये एक रीज़न है आपका कि आपको वो ये अर्थ के अंदर अपने को कम मिलता है, यूनिवर्स में ज़्यादा होने के बावजूद भी। ठीक है। नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा आपको पता कहाँ पे है? सन के एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन जो है मिलके क्या बनाते रहते हैं? हाइड्रोजन कौन सी रिएक्शन शो करता है? एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से मिलके क्या बनाता रहता है? हीलियम बनाता रहता है। ठीक है जी। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है वहाँ पे। ओके, चलो आगे देखते हैं। और अपने को इसमें कुछ देख लेंगे। अब इसकी पोजीशन जो है पीरियोडिक टेबल में वो आपको पता कंट्रोवर्शियल है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। सोचते थे इसको ग्रुप 1 के साथ रखें या ग्रुप 17 के साथ रखें, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज इसकी ग्रुप 1 के साथ मैच करती है, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी ग्रुप 17 के साथ मैच करती है। ग्रुप 1 कौन सा होता है? अल्कली मेटल्स वाला। और ग्रुप 17 कौन सा है? हेलोजेंस। ठीक है ना। कहता क्या करें फिर, किसके साथ रखें? ठीक है। तो कहता देखो, कहता सबसे पहले रिजेम्बलेंस विद अल्कली मेटल्स, सब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। उनके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, वो भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाता है। ये भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन प्रोटॉन बनाता है। ठीक है जी। दूसरी बात ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी भी उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 है। इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +1 होती है कंपाउंड्स में। ठीक है। रिएक्शन विद नॉन मेटल, नॉन मेटल के साथ मिलकर बाइनरी कंपाउंड्स बनाएगा। ठीक है जी। जैसे जो फार्मूला अल्कली मेटल्स के लिए बनता है, सेम फार्मूला हाइड्रोजन के लिए दूसरे नॉन मेटल के साथ बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन और हेलोजन रिएक्ट करके आपस में क्या बनाते हैं? HX बनाते हैं। और सोडियम और हेलोजन आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? NaX। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बन रहा है ना, सॉरी वो बेसिक फार्मूला तो स्टोकियोमेट्रिक फार्मूला सेम बन रहा है ना। ऐसे ऑक्साइड का फार्मूला H2 है, इनका सोडियम ऑक्साइड देखो, Na 2H है और एक ऑक्सीजन है, ऐसे 2 Na एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन सल्फाइड में 2H है एक S है, और ऐसे ही सोडियम सल्फाइड होगा, दो Na होंगे और एक सल्फाइड होगा। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस, कहता जी अब अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे कुछ ऐसी चीज़ों की जो कि आपको H पॉजिटिव आयन देंगी, जैसे HCl वगैरह हो गया, एक्वस HCl की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो H पॉजिटिव कहाँ जाएगा? कैटायन कहाँ जाता है? कैथोड पे। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन रिएक्शन। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 में, और एस्केप कर जाएगा। अगर सोडियम आयन की, सिमिलरली सोडियम आयन कहाँ पे जाएंगे? कैथोड पे, और वहाँ पे जाके रिड्यूस हो जाएंगे इनटू सोडियम मेटल। ठीक है। रिड्यूसिंग एक्शन, अभी अगर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो कोई गेन करने वाला भी नहीं चाहिए, यानी कि बहुत अच्छे रिडक्शन एजेंट है। आपको वैसे ही पता है रिडक्शन में तो आप सोचते हो हाइड्रोजन ऐड हो गई या ऑक्सीजन मूव। ये देखो कॉपर ऑक्साइड के अंदर अगर आपने हाइड्रोजन पास करी तो वह ऑक्सीजन उखाड़ के ले जाता है, तो H2O बन गया। सिमिलर काम आपका अल्कली मेटल भी कर रहा है, सेम सही रिएक्शन है। अब रिजेम्बलेंस विद हेलोजेंस, हेलोजेंस के साथ कैसे प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं? अब देखो उनके वो भी क्या करते हैं, उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं हेलोजेंस। इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक गेन करके 2 का डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। डुप्लेट कंप्लीट करता है तो H नेगेटिव बन जाता है। ठीक है जी, नेगेटिव आयन बना लेता है हाइड्राइड आयन। ठीक है। आयोनाइज एनर्जी की बात करें तो आयोनाइज एनर्जी देखो इनकी इसकी
और क्लोरीन की देखो बिल्कुल तकरीबन क्या जी सेम है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आपको पता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगी किसी भी एलिमेंट में से, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, और वो क्या बनाती है, पहला पॉजिटिव आयन, फिर बार दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे होता है ना, कोई भी मेटल हो, ये मैं हाइड्रोजन के साथ लिख दे गलत हो, हाइड्रोजन में तो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक ही आएगी, ठीक है ना, ये स्टेप नहीं होगा। क्लियर है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, अब इसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और अब तकरीबन वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है। एटॉमिसिटी, अब आपको पता है जितनी भी हैलोजेंस है आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, फ्लोरीन को F2 लिखते हो, क्लोरीन को Cl2 लिखते हो, ब्रोमीन को Br2 लिखते हो, आयोडीन को I2 लिखते हो ना, ऐसे हाइड्रोजन को आप क्या लिखते हो H2, यानी कि ये भी डायटोमिक है। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है जी, उसकी क्या बोलते हैं, ये क्या कहता है नॉन मेटल के साथ, ये अगर नॉन मेटालिक एलिमेंट के साथ ऐड करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, जैसे हाइड्राइड्स बना लेते हैं, ये जैसे ये हेलाइड्स बनाते हैं, फॉर्मूला क्या है सेम बन रहा है, ठीक है जी। चलो इलेक्ट्रोलिसिस कहता है जी, अब अगर इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे कोई ऐसी चीज़ जो H नेगेटिव दे सकती है, तो H नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा, एनोड पे H नेगेटिव अपने में से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, सॉरी अपने में से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H में, यानी कि ऑक्सीडेशन हो जाएगी, और वहाँ पे हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है जी। जैसे कि हैलोजेंस जाती हैं एनोड पे, और जैसे Cl नेगेटिव पहुंचा, इलेक्ट्रॉन लूज करा और Cl बन गया, और Cl आपस में कंबाइन कर Cl2 गैस बना दी, ये सारा काम एनोड पे होता है, ठीक है जी। अब आपने नोट करा, अगर कोई आप इलेक्ट्रोलिसिस करो किसी ऐसी चीज़ की जो H पॉजिटिव दे सकती है, तो अपने को हाइड्रोजन गैस कहाँ मिलती है, कैथोड पे। अगर आप किसी ऐसी चीज़ की इलेक्ट्रोलिसिस करो जो कि H नेगेटिव दे सकती हैं, तो हाइड्रोजन कहाँ मिलती है, एनोड पे। इसमें रट्टा मारने वाली बात है, आपको पता है एनायन एनोड पे जाता है, कैटायन कैथोड पे जाता है, ठीक है। चलो भाई साहब आगे चलते हैं फिर। पढ़ लेता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस हो गई। अब रिडक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल के साथ हाइड्राइड्स वगैरह बना, जैसे वो हेलाइड्स बनाते हैं, बात हो चुकी है। इनके कंपाउंड भी अब ये अगर नॉन मेटल के साथ ऐड करेंगे तो कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे, जैसे मीथेन, अमोनिया, साइलेन वगैरह, ठीक है। जैसे और हैलोजन के साथ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो कर सकते हैं, जैसे आपने पढ़ोगे कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बोलते हैं, अल्काइलाइड्स फ्रॉम अल्केन्स, आज की जगह Cl लग जाएगा, ठीक है जी। डिफरेंस फ्रॉम अल्कली मेटल्स, आयनाइजेशन एनर्जी, अब हाइड्रोजन की साइज़ छोटा है और अल्कली मेटल का साइज़ बड़ा है, ठीक है जी। तो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होती है, देखो इसकी कितनी है, इनकी कितनी लो है, ठीक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर, अब हाइड्रोजन का साइज़ छोटा है, तो अगर इसका कंपैरिजन करो इनके साथ, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर इनके मुकाबले क्या है, कम है। अनलाइक अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। डायटोमिक, अब ये हाइड्रोजन को H2 लिखते हो, और नॉन मेटल जो अल्कली मेटल्स को आप ऐसे Na पोटाशियम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हो, वो मोनोटॉमिक होते हैं। नेचर ऑफ कंपाउंड्स, हाइड्रोजन के कंपाउंड ज़्यादातर कोवलेंट होते हैं, जबकि इनके कंपाउंड ज़्यादातर आयनिक होते हैं, ठीक है जी। साइज ऑफ कैटायन, H पॉजिटिव का साइज छोटा है और Na पॉजिटिव का साइज बड़ा है, सिंपल सी बात है साइज। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोजन के ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, जैसे कि वाटर की एग्जांपल लगा लो, मोस्ट कॉमन ऑक्साइड तो यही है ना, वो एम्फोटेरिक है। जबकि अल्कली मेटल्स क्या है, मेटल, तो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, उनके ऑक्साइड क्या है, बेसिक है। अब इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम है, उनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हाई है, क्योंकि साइज इसका छोटा है, जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो होता है जो जल्दी इलेक्ट्रॉन दे दे। इज इट ओके। आगे बात आ गई किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिव, डिफरेंस फ्रॉम हैलोजेंस की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर, ठीक है जी, कहता जी हाइड्रोजन जो है मच लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयर टू हैलोजन, हैलोजन का साइज छोटा है। अब देखो मच लेस, सो इट हैज़ लेस टेंडेंसी टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, ठीक है, देन कंपेयर टू हैलोजेंस, ठीक है। हैलोजेंस तो आपको पता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, फ्लोरीन पूरे प्योर टेबल में। एब्सेंस हैलोजेंस के ऊपर लोन पेयर होता है, इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता। हाइड्राइड आयन का साइज छोटा है एज कम्पेयर टू एनी अदर हैलाइड आयन।
नेचर ऑफ ऑक्साइड, इसका ऑक्साइड है एम्फोटेरिक है, उनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं एसिडिक। ठीक है जी, तो ये सब बातें आपको जो ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा आ जाता है आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में क्या आ जाएगा, 3 आइसोटोप है, वन इज प्रोटियम, जैसे ऑर्डिनरी हाइड्रोजन बोलते हैं, ड्यूटेरियम, हैवी हाइड्रोजन और ट्रीटियम। ठीक है जी, अब देखो प्रोटियम का फॉर एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर भी 1, ड्यूटेरियम 2 हो गया, डी से स्टार्ट हो रहा है, एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा आइसोटोप में, मास नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और ट्रीटियम में एटॉमिक नंबर अगेन 1 एंड मास नंबर इज 3। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। ठीक है, और इनमें से सबसे अबंडेंट कौन सा है, ये प्रोटियम, और सबसे लीस्ट अबंडेंट कौन सा है, ट्रीटियम, क्योंकि ये क्या है, रेडियो एक्टिव है, ये अकेला ही रेडियो एक्टिव है इसके तीनों आइसोटोप में से। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज रेडियो एक्टिव, ठीक है जी, तो वो क्या है, ट्रीटियम है। और आपको एक क्वेश्चन आ जाए कितने टोटल आइसोटोप है हाइड्रोजन के, 3 आइसोटोप है, और हाउ मेनी आर देयर विच आर रेडियो एक्टिव, 3 टोटल है और 1 रेडियो एक्टिव है। समझ लग गई? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो आ जाता है भाई साहब वो ये आ जाता है, एक चीज़ होती है हैवी वाटर, एक होता है वाटर इज H2, एक होता है हैवी वाटर जो कि एज कूलेंट यूज होता है इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उसका फॉर्मूला होता है D2O। इज इट ओके? बात क्लियर हो गई? चलो, तो ये सब बातें और आपको ये करने की जरूरत कुछ नहीं है। ठीक है, कहता है जब ट्रीटियम रेडियो एक्टिव होता है, डिके करता है कैसे, अब ये जब रेडियो एक्टिव है तो डिके करेगा, तो कैसे डिके करेगा, ये अपने में से बीटा पार्टिकल एमिट करता है। क्या करता है? बीटा पार्टिकल एमिट करता है कि ओके, अपने में से बीटा पार्टिकल एमिट करता है, तो कैसे एमिट करता है, अपने में से बीटा पार्टिकल एमिट करता है, तो कैसे एमिट करेगा ये बीटा पार्टिकल, देखो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकला, अब देखो बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास 0 है और चार्ज -1 है। देखो कहता है ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन हुई न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर एग्जांपल, इसमें से ये निकला 1, देखो क्या करना होता है, इसका मतलब क्या है, 1 में से जो नीचे लिखा है उसमें से 1 में से माइनस किया -1, तो यानी कि ये अल्टीमेटली 1 में 1 ऐड हो गया, तो दिस इज 2, ये अटोमिक नंबर क्या बन जाएगा, नया जो एलिमेंट बनेगा उसका अटोमिक नंबर 2 बन जाएगा, और 3 - 0 क्या बन गया, 3, यानी कि जो एक नया एलिमेंट बन रहा है उसका अटोमिक नंबर तो 2 है, अटोमिक नंबर 2 वाला एलिमेंट कौन सा, हीलियम बनेगा, और ये 3 ऊपर। समझ लग गई? ये ऐसे आप न्यूक्लियर रिएक्शंस का आंसर ढूंढते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये नीचे बनाना कैसे है ट्रीटियम को, देखो कहता है जी न्यूट्रॉन बम्बार्ड कराओ नाइट्रोजन के ऊपर या लिथियम के ऊपर। अब देखो नाइट्रोजन लिखा है, नाइट्रोजन का अटोमिक नंबर है, मास नंबर है, अब न्यूट्रॉन का क्या होता है, चार अटोमिक नंबर 0, मास 1। ठीक है, अब ये 14 1 15 हो गया, और ये 7 और 1 7 + 0 0 7 हो गया। ठीक है जी, अब ये प्लस हो रहा है। ठीक है, इसको इसमें ऐड इसको इसमें से प्लस करना है या माइनस करना है, इसको इसमें से प्लस करना है या माइनस करना है, डिपेंडिंग अपॉन साइज रिएक्शन क्या हो रही है। ठीक है जी, अब ये देखो कहता है जब ये रिएक्ट करेगा तो अपने में से ट्रीटियम छोड़ता है, ट्रीटियम का तो आपको पता ही सिंबल, अब 7 में से 1 तो चला गया ट्रीटियम के साथ, और ट्रीटियम का मास होता है 3, यहाँ से 14 1 15, 15 में से 3 निकाल दो, कितने बच गए 12, और आपका 7 में से 1 निकल जाए 6 बच गए, तो आपका एलिमेंट 7 वाला कौन सा होगा, कार्बन, जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12। इज इट ओके? सिमिलरली इसकी बात करो, ये 3 + 0 3, इसमें ट्रीटियम निकालना है, ट्रीटियम 1 लेके निकल जाएगा। ठीक है, और आपका 3 निकाल 6 और 1 7, 3 ये निकल, बाकी के बचे 4 बच गए, और नीचे क्या बच गया, 3 में 2 बच गया, यानी कि हीलियम बच गया। इसके साथ में आंसर का लिखना है, हीलियम लिखना है। आप ऐसे कोई भी न्यूक्लियस आइडेंटिफाई कर सकते हो, आपको ऐसे न्यूक्लियर रिएक्शन दी होगी, उसमें कुछ बम्बार्ड वगैरह कराया होगा, आंसर में कुछ दिया होगा, बोलेंगे एक्स क्या, एक्स निकालो, ऐसे प्लस माइनस करके निकाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन रिएक्शन। यहाँ पे ऐड हो रहा है, ऐड किया, पिछली रिएक्शन में माइनस हो रहा है इसलिए माइनस करा था। ठीक है जी, तो तो ये 3 आइसोटोप्स है हाइड्रोजन के। चलो, ये कुछ उनकी प्रॉपर्टीज है, आपको इसको देखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, एक होता है चीज़ आइसोटोपिक इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है जी,
आइसोटोपिक इफेक्ट क्या होता है, देखो कहता जी आपको क्वेश्चन आ जाएगा, फॉर एग्जांपल ये है, कहता जी किसी रिएक्शन में आपको चेक करना है कि हाइड्रोजन वाला बॉन्ड स्लोएस्ट स्टेप में ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है जी, स्लोएस्ट स्टेप में ब्रेक हो रहा है कि नहीं, स्लोएस्ट स्टेप में हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो कैसे करेंगे हम चेक, अब देखो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप क्या होता है, स्लोएस्ट स्टेप। अगर तो ये देखो यहाँ पे क्या है, अगर हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, तो अगर जब आप ये बॉन्ड तोड़ोगे और ये बॉन्ड तोड़ने की कोशिश करोगे, इसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेस स्ट्रॉन्गर देन कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड, ये बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगी, ये ज़्यादा स्लो टूटेगा कंपेयर टू दिस। ठीक है, यानी कि अगर आप इसकी रिएक्शन कराओ तो अगर आपको रेट में डिफरेंस आ जाए, रेट इसका स्लो होगा, रेट स्लो, रेट फास्ट, ये ऐसा कब होगा, कब जब ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा होगा, जब इट इज़ बीइंग ब्रोकन इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। बट अगर आपको बोलूँ मैं, आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शंस पढ़ी हैं एरोमेटिक की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शंस पढ़ी हैं एरोमेटिक में, ठीक पढ़ोगे एरोमेटिक में, या ठीक है, तो वहाँ पे जब आप एच उखाड़ोगे आप देखोगे एच आपका जो उखड़ता है वो लास्ट स्टेप में उखड़ता है, जो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप नहीं होता। ये स्टेप जो होता है फास्ट होता है। ठीक है जी, तो यानी कि अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट देखोगे कहाँ पे, नॉर्मल बेंजीन और ड्यूटेटेड बेंजीन में, उनमें ये रेट बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड जो है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में नहीं टूट रहा होता। रेट कब अलग आएगा, जब ये कहाँ पे ब्रेक हो रहे होंगे, कहाँ पे ब्रेक हो रहे होंगे, इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि रेट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी, इस पे और इस पे बताओ जी किसका कौन सी फास्ट होगी कौन सी स्लो, आप बोलोगे दोनों इक्वली गुड। ठीक है, कुछ और ग्रुप ना लगाओ, बात अलग है। ठीक है, ये पहले बात तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट। कौन सा रिएक्ट, अब आपको पता करना हो कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप के रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड कर रही है। ठीक है, दिस इज आइसोटोपिक इफेक्ट। कहता जी अब देखो सारी चीज़ जो है वेट बढ़ने से सब कुछ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सब कुछ किसका बढ़ जाता है, बढ़ता रहता है जैसे जैसे वेट बढ़ता है। ठीक है जी, ये देखो आप नोट करो, मेल्टिंग पॉइंट हाइड्रोजन का इतना है, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इसका इतना है, इतना बढ़ रहा है लगातार, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है लगातार। ठीक है जी, बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है, बट इसको हम ज़्यादा पढ़ते नहीं है ट्रिटियम को, बिकॉज दिस इज रेडियो एक्टिव। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। इसके अलावा अपने को और कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है। चलो अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में स्पेशल फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोजन करेंगे। थैंक यू।